गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे बढ़िया देखो, हमारा 5 नंबर मतलब चैप्टर 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है, फिफ्थ क्लास 7 का समाप्त हो चुका है। तो अगला बात आज देखेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 इसमें क्या है जाएगा? चैप्टर 6 ठीक। चैप्टर देखिए, अगर कोई भी तुम्हें क्लास देखना हो तो शुरू से देखना। ठीक, क्लास 7 का देखना तो चैप्टर 1 देखना, सेकंड देखना, थर्ड देखना, फोर्थ सीरियल मतलब लगातार मतलब देखोगे, एक तरीके से देखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आए। डायरेक्ट पाँचवें क्लास में आ गए, चौथे क्लास में आ गए, छठवें क्लास में आ गए, ऐसा तो नहीं। लगातार देखना ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक, इस चैप्टर का नाम क्या है? जैसे आप पिछला चैप्टर हमारा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब उसका अम्ल, क्षार या लवक। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक एवं या और भौतिक परिवर्तन। तो चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। ठीक, अब इसके पहले देखते हैं कि रासायनिक क्या है, भौतिक क्या है। उससे पहले हम कुछ उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण देखो। ठीक, क्या किए? चीनी में हमारी मम्मी बोली शरबत पी लो। क्या बोली मम्मी? बोली लो बच्चों शरबत पी लो। शरबत में क्या दी? पानी था प्लस उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला दी। अभी क्या बन गया? शरबत या विलयन। तो शरबत बन गया। ठीक, पहले पानी था उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दिए और क्या बन गया? वो शरबत बन गया। और दूसरा दूध था, दूध से क्या बन गया? दही। दूध से दही। नंबर 3, दूध से ही क्या बन जाएगा? पनीर। इस सब एग्जाम्पल पहले देखो, सोचो, आसपास देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आसपास दूध से पनीर बना लिए, दूध से दही बना लिए, दूध से घी बना लिए और दूध से चाय बना लिए। ये सब क्या है? ये सब हमारे आसपास के। तब इसमें तो ये सब क्या है? जो आसपास में परिवर्तन होता है, ये सब परिवर्तन है। ये सब क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलाव। परिवर्तन मीन्स बदलाव। तो कोई चीज़ जब बदलती है तो उसको क्या बोलते हैं? परिवर्तन। ठीक, रबड़ को खींचना। ठीक, कोई रबड़ लिए, कोई भी रबड़ लो, देखते ना कि ऐसे रबड़ खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं, खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं। अगर खींच लिए और किसी के ऊपर छोड़, उसको चोट भी लग जाती है। खींचे फिर छोड़ दिए, खींचे छोड़ दिए, इसको क्या बोलेंगे? रबड़। तो पानी से शरबत बनना, दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना, रबड़ का खींचना, फिर उसके पुनः अपनी अवस्था में आना, इन सबको हम आसपास अपनी देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन है तो उसको भौतिक परिवर्तन क्यों कहते हैं, और यह रासायनिक परिवर्तन है उसको रासायनिक परिवर्तन क्यों कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं परिवर्तन के प्रकार। अभी देखें ना कि दूध से दही बनना और चीनी का शरबत बनना, ये सब क्या है? उसी में देखते हैं कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन कितने प्रकार? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। अब इस परिवर्तन में हम किसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे, किसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद इसका परिभाषा बनाएंगे। पहले नंबर 1 देखो, उदाहरण में देखो। उदाहरण नंबर 1, कागज लो, एक छोटा सा कागज लो। कागज कितना बड़ा? इतना बड़ा। फिर काटो, काटने ठीक, कागज लिए बड़ा सा, एक पेज लिए, उसको काट दिए, काट कर 4 टुकड़ों में, काटने पर 4 टुकड़ों में, ऐसे ऐसे 4 टुकड़ों में। ठीक, इससे क्या हुआ? कागज लिए, कागज को 4 टुकड़े में बांट लिए, तो क्या हुआ? इसका क्या हुआ? रूप या आकार परिवर्तन। पहले इतना बड़ा कागज था, फिर उसको जब काट दिए तो छोटा छोटा हो गया, कागज छोटा छोटा हो गया, तो इसका रूप परिवर्तन हो गया। पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। रूप परिवर्तन मतलब पहले बड़ा फिर छोटा। ठीक, पर गुण
गुड़, गुड़ मतलब समझते हो, उसका प्रकार, पदार्थ का गुड़। पहले कागज़ था, अभी तो कागज़ है, उसको भलवे से काट कर छोड़ कर दिए हम, पर वह कागज़ तो ही है। तो कागज़, गुड़ में परिवर्तन नहीं। क्यों नहीं? पहले भी कागज़ था, अब भी कागज़ है। तो पहले भी कागज़ था, अभी भी कागज़ है। ठीक, ऐसे लिख लोगे बहुत अच्छा तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये कागज़ लिए, कागज़ काटने पर उसको 4 टुकड़े में कर दिए। जब 4 टुकड़े में किए तो उसका रूप परिवर्तित हो गया, पर उसका गुण नहीं बदला, क्योंकि पहले भी कागज़ था, अभी कागज़ है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये तो था हमारा, इसमें रूप परिवर्तित हो गया पर गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और नंबर 2, चौक। चौक, बड़ा चौक। ठीक, जितना बड़ा, जिस चौक से हमारे शिक्षक कैसे लिखते थे, जिससे हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं, गुरुजी या शिक्षक, टीचर, जो भी अध्यापक लोग हमें पढ़ाते हैं, चौक से लिखते हैं ना, चौक से। उस चाक को इतने बड़े रखते हैं, उसको तोड़ के फिर लिखते हैं। फिर जो बड़ा, तुम बड़ा वाला एक चाक ले लो, इतना बड़ा एक चाक ले लो, चाक को क्या करो, पीस लो, पीसने पर, फिर चाक लिए, चाक को पीस लिए, पीसने पर चूड़ में पानी, पीस लिए, पीसने पर फिर क्या बन गया, मतलब छोटे छोटे बुकनी बन गया, उसमें पानी मिला दी, पानी से फिर क्या बन गया, चौक। उससे फिर उसको चाक बना लिए। इसमें भी रूप परिवर्तन, इसमें भी क्या हुआ, रूप परिवर्तन। और नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3, बर्फ है, बर्फ। बर्फ लो, बर्फ को गर्म, बर्फ को जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ लो, बर्फ को गर्म करने में क्या हो जाएगा, द्रव मीन्स पानी या जल में। ठीक, बर्फ को थोड़ा गर्म किए तो क्या बन गया, द्रव। फिर नंबर 4 क्या करेंगे, इस जल को ज़्यादा गर्म करने पर क्या हो जाए, ज़्यादा गर्म करने पर क्या होगा, भाप या वाष्प। फिर इस जल को, द्रव को ठंडा करने पर क्या बन जाएगा, बर्फ। बर्फ को लिए, बर्फ को हल्का गर्म किए तो द्रव बन गया, द्रव को और ज़्यादा गर्म किए तो वाष्प बन गया, मतलब भाप बन के उड़ने लगा। फिर उस बर्फ को जब द्रव को थोड़ा ठंडा कर दिए, फिर टेम्परेचर पर उसको ठंडा कर दिए, फिर क्या बन गया, बर्फ से द्रव बनना, द्रव से भाप बनना, भाप से फिर क्या होगा, वर्षा होगी, वर्षा से फिर वो जल बनेगा, जल से फिर उसको और ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, ये क्या है हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन करने पर उसका रूप परिवर्तित होता है, पर गुण नहीं। गुण मतलब कि वह कागज़ पहले भी था, अब भी कागज़ है। और दूसरा, चौक को पीसने पर, पीस लिए, उसको बुकनी बन गई, बुकनी को फिर उसमें पानी डालकर उसको ऐसे गोल गोल कर लिए, फिर भी चाक बन गया, फिर उससे लिख सकते हैं हम, उससे फिर लिख सकते हैं। बर्फ से पानी बनना, बर्फ से द्रव बनना या पानी बनना, जल बनना, कुछ भी बनना, जल ही द्रव बनना, ये हो जाएगा। फिर उस जल को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो भाप बनकर उड़ जाएगा, तो द्रव से वाष्प बनना। और दूसरा, द्रव को और ठंडा करेंगे, द्रव मीन्स जल को ठंडा करने पर, जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, बर्फ से पानी, पानी से भाप, जल से फिर बर्फ, इसको क्या बोलेंगे, अवस्था परिवर्तन। इसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, पर है तो पानी ही, उसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक, रासायनिक परिवर्तन को भी हम देखते हैं, इसका परिभाषा देख लेंगे पहले। अब देखो, भौतिक परिवर्तन का परिभाषा है, अच्छा चलिए, तो भौतिक परिवर्तन एक और देखिए, नंबर 6 इधर देख लो। गर्म करने पर कोई वस्तु, गर्म करने पर रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ठीक, कोई भी वस्तु को जब गर्म करते हैं उसमें क्या होता है, रंग परिवर्तन। उसको देखो, लोहा को देखो, ठंडा रहता है तो कैसे रहता है, वो गर्म,
अगर ठंडा रहेगा तो भूरा कलर रहेगा, भूरा रंग, और जब गर्म कर देंगे तो लाल। ठीक। नंबर 6 पे क्या देखें हम, कोई वस्तु, किसी भी वस्तु को हम जब गर्म करेंगे उसमें जब उसके रंग में परिवर्तन हो जाए उसको भी हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। देखो लोहा लिए, लोहा कैसे होता है, पहले कुछ भी देखो, लोहे की कुर्सी देखो, लोहे का मेज़ देखो, और लोहे का क्या होता है, लोहे का छड़ देखो, वो सब क्या होता है, हमेशा भूरा कलर एकदम होता है। फिर जब उसको गर्म करते हैं, किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसको देखो हमें लाल कलर हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, भौतिक परिवर्तन। अब इसकी परिभाषा देखो, आकार परिवर्तन, परिभाषा देखो खुद बनाओ, कुछ भी नहीं करना, परिभाषा याद करने वाली चीज़ नहीं है, इसको देखकर समझ कर बनाया जाता है। ठीक। इसमें आकार परिवर्तन होगा, इसमें क्या होगा, साइज परिवर्तन, साइज परिवर्तन। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन। नंबर 4 इसमें क्या हो जाएगा, रंग परिवर्तन। तो इसकी भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें आकार परिवर्तन, साइज परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक। अब इसको समझ में आया ना, जब इस एग्जाम्पल को तुम समझ गए अच्छे से तो समझ जाओगे भौतिक परिवर्तन क्या है। अब ये सब हम आसपास अपने देखते ही हैं, दूध से पनीर बन जाता है, रबड़ को खींचते हैं फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। ठीक। रबड़ खींचना इसमें आ जाएगा, रबड़ खींचना। ठीक। तो शरबत बनना, ये सब हम देखते हैं। और चाक को पीसने पर फिर चाकू बना सकते हैं, जल से बर्फ़ बना सकते हैं, बर्फ़ से हम जल बना सकते हैं, किसी चीज़ को गर्म करने पर उसका वस्तु परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब क्या है, हमारे भौतिक परिवर्तन। तभी तो परिभाषा देखो, आकार परिवर्तन, साइज परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन और रंग परिवर्तन को ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि उसमें उसके भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। देखो यहाँ पर देखो, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक। इस भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। देखो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक। देखो कागज़ से फिर कागज़ को उसको टुकड़ों में काट दिए, क्या कागज़ से कागज़ कुछ नया पदार्थ बना, चौक से चौकी बना लिए, पानी बर्फ़ था बर्फ़ पानी कर लिए, इसमें गर्म किए, गर्म करने पर वो लाल था, फिर उसके बाद वह भूरा हो गया। इसमें कुछ नया पदार्थ बना, इसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। तो ये था हमारा भौतिक परिवर्तन। आगे अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन, अब हम भौतिक परिवर्तन अच्छे से जान गए ना, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। आगे अब हम देखते हैं नंबर 2 हमारा क्या था, रासायनिक परिवर्तन। पहले हम सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम परिभाषा अपने आप बनाएंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो परिभाषा हमें अपने आप याद हो जाएगी। जैसे मैं उसमें देखिए अवस्था परिवर्तन था, रंग परिवर्तन था और आकार परिवर्तन था, बस इसी को बोल देंगे भौतिक परिवर्तन। उसके भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, उससे उसमें कोई नया पदार्थ बनता ही नहीं है। परिवर्तन देखो, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ठीक। लोहा अलग चीज़ है, उसमें जो जंग लगता है वो अलग चीज़ है। ठीक। उसमें लोहे में जंग लगना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आगे हम इसको देखें, बहुत विस्तार से देखेंगे। इसका एग्जाम्पल कहाँ पे होता है कि जहाज़ों जो बने हुए रहते हैं हमारे लोहे के बने रहते हैं, पर वो पानी में रहते हैं, हमेशा पानी में रहते हैं, पर वह जो उसमें जंग कम लगता है, और जो सबसे ज़्यादा पानी में रहते हैं उसमें जंग लगता है पर उसमें पेंट किया जाता है। उसको हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में दोनों अलग अलग है। में जंग लगना दोनों अलग अलग है, लोहा अलग है, उसमें जंग लगता है वो अलग प्रोसेस है। इसको बोले Fe प्लस क्यों लगता है, देखो जहाँ जंग उसी स्थान पर लगता है जहाँ पे नमी होती है। नमी मतलब पानी, पानी क्या बोलेंगे, H2O, H2O। और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में है, ये क्या पे है, वायुमंडल। अब ये क्या है, हमारे पानी या जल।
और ये क्या है, लोहा। ठीक, तो मिलाकर क्या बना लेंगे, फेरस Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। इसको क्या क्या बोलेंगे हम, आयरन ऑक्साइड। तो लोहे में जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्यों है, क्योंकि देखो रसायन नहीं पहले, या फिर लोहा था, लोहा क्या करें, उसमें जल नमी स्थान मिल गया, जब नमी मिल गया इसको नमी बोल देंगे, नमी या आर्द्र। फिर वायुमंडल में हमारा O2 है ही, तो इससे तीनों चीज़ जब मिल जाएंगे तो उसको क्या बना लेंगे, आयरन ऑक्साइड, जिसे ही बोलते हैं हम लोहे में जंग। तो लोहे में जंग लगना, इसको हम क्या बोल देंगे, लोहे में जंग लगना। ठीक, तो क्या देखें, पहले फेरस था, हाइड्रोजन मिला, उसमें ऑक्सीजन मिल गया, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर बना देंगी फेरस ऑक्साइड। इसमें देखो यहाँ से यह नया पदार्थ बनाना, नया पदार्थ बनना। यहाँ लोहा था, यहाँ से क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड। ठीक, यहाँ एक एग्जाम्पल यह है। दूसरा देखते हैं अभी, मैग्नीशियम का तार लो, एक मैग्नीशियम का तार लो, फिर जलाने पर उसको जलाओ। और कोई चीज़ जलती कब है, जब ऑक्सीजन होगा। हम पढ़े हैं ना कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं, 71% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई वस्तु जलती है, तो जलाने पर O2, तो क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg था, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जब जलेगा, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके जब प्रेजेंस में वो जलेगा तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यार कोई भी चीज़ जब जलती है तो क्या बचता है, राख बचता है। जब मैग्नीशियम जलेगा तो राख बचेगी, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इसको इसमें क्या करेंगे, इसको जल मिला देंगे, जल में घोल H2O में घोल, तब जाके हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाएं तो जी क्या मिल गया, हमें राख मिलेगी। उस राख में क्या था, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो क्या किया, उस राख को ले जाकर जल में डुबो दिए, तो जल क्या मिल गया, जल में H2O है ही पहले से, जल H2O को बना ही होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर वह जब उससे क्रिया करके बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या देखें, नंबर 1 यह बना, नंबर 1 पहले मैग्नीशियम था ही, दूसरा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और तीसरा बना क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम, क्षार। अभी पिछली चैप्टर में देखे थे ना कि क्षार किसे कहते हैं और अम्ल किसे कहते हैं। क्षार उसे कहते हैं जिसका स्वाद कड़वा होता है, जिसका pH 7 से ऊपर होता है। ठीक, उसको बोलते हैं क्षार। तो नंबर 1 क्या बना, नंबर 2 यह। और यहाँ पे देखो पहले लोहा था, लोहे पर जब नमी मिली उसको ऑक्सीजन मिला तो क्या बना लिए, फेरस ऑक्साइड। तो रासायनिक परिवर्तन से हमें अब यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब किसी पदार्थ से 2 या 2 से अधिक नया पदार्थ बने और उसका रंग गुण उनसे बिल्कुल भिन्न या अलग हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, इस दोनों एग्जाम्पल्स को हम देखकर अपने आप परिभाषा बना सकते हैं कि देखो जब किसी पदार्थ से, मैग्नीशियम था, किसी पदार्थ से 2 या 2 से अधिक, 1 बना 2 बना, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बने नहीं, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम था, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, एक नया पदार्थ हो गया, और रंग भी अलग हो गया, दूसरा रूप भी परिवर्तन हो गया, पहले एक तार था अब राख हो गया,
रंग परिवर्तन हो गया। और उसके बाद देखो इसमें और क्या, गुड़ में, गुड़ भी परिवर्तित हो गया। पहले यार मैग्नीशियम ऑक्साइड था जो एक एसिड है, अभी बना दी है, क्षार बना दी है। तो जब किसी पदार्थ से दो या दो से अधिक नया पदार्थ बने और उसका रंग या गुण उससे बिल्कुल अलग हो, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इसमें गुण भी परिवर्तन होगा, हाँ, गुण भी परिवर्तन होता है। और क्या परिवर्तन होता है उसमें, उसके आकार में परिवर्तन होता है और रंग परिवर्तन होता ही है। ठीक, तो ये था हमारा रासायनिक परिवर्तन, जिसमें नया पदार्थ बनना अनिवार्य है। इसमें नया पदार्थ अवश्य बनेगा, इसमें नया पदार्थ अवश्य बनेगा। तो ये था हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस जगह पे होता है। तो हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन का प्रयोग। इसका प्रयोग नंबर 1 कहाँ पे किया जाएगा, अयस्क से धातु निष्कर्षण। ठीक, धातु निष्कर्षण मतलब धातु को निकालना, ऐसे लोहा को अलग, तांबा, सोना, चांदी आदि। ठीक, तो अयस्क से धातु निकाल, अयस्क क्या है, एक अशुद्धि। अशुद्धि मतलब कई खनिजों का मिश्रण। अयस्क जो है कई खनिजों का मिश्रण रहता है। फिर उससे जब अलग अलग पदार्थों को निकालने के लिए हमें रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है, ताकि लोहा अलग हो जाए, तांबा अलग हो जाए, कोई चीज़ किसी चीज़ में चिपका हुआ सोना है, सोना अलग हो जाए, मिट्टी अलग हो जाए। तो इस सबको निकालने के लिए हमें रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है। और दूसरा नंबर 2, औषधि मतलब दवा निर्माण में। ठीक, हम जो लोग दवा भी खाते, कुछ भी खाए, जैसे सर दर्द हो गया, बुखार हो जाएगा तो पैरासीटामॉल खाते हैं। ठीक, और गैस में हो जाए तो गैस हो जाए, और एक खुजली की दवा आती है, उसको क्या बोलते हैं, सिटीजन बोलते हैं। ये सब जो दवाएं बनती हैं सब रासायनिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है। जितनी भी दवाएं बनती हैं तो केमिस्ट्री जो है इसी रासायन परिवर्तन पर ही डिपेंड है। तो केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री सब यही सब केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। रसायन मतलब जो रसायनों से बने, इस चीज़ को, कोई चीज़ है, किसी दो चीज़ों को मिलाएं तो एक नया पदार्थ मिल गया। जैसे H2 है और ऑक्सीजन, H2 प्लस ऑक्सीजन, इसको क्या मिलाया बन गया हमारा ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है प्लस उसमें ऑक्सीजन मिला दी तो वह क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या, और फेरस, ये लोहा है उसमें ऑक्सीजन मिला दिए प्लस और जल भी मिला दिए तो हमारा क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जो पदार्थ हमें अलग पदार्थ मिलता है, दूसरा क्वालिटी पदार्थ मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रसायन परिवर्तन। तो केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान हमारा एक अलग विज्ञान हो जाता है। लगभग 9th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, 11th में जाते हैं तो हमारा एक रसायन विज्ञान अलग हो जाता है। अभी तो हम क्लास 6 में हैं, 7th में हैं, तो क्लास 6 या 7th 8th, इन तीनों में मतलब तीनों विज्ञान मतलब रसायन सब कुछ एक ही में रहता है। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं रसायन, तो रसायन विज्ञान में इसी रसायन परिवर्तन पर ही निर्भर रहता है। ठीक, औषध निर्माण में, दवाई निर्माण, भोजन सड़ना। नंबर 4, डिटर्जेंट बनाना। नंबर 5, ऊष्मा अवशोषण। ऐसे इसमें विकिरण, पराबैंगनी किरण, ठीक। तो विकिरण क्या है, पराबैंगनी किरण, ये सब जो है ऊष्मा के ही प्रकार, मतलब हमारे रासायनिक परिवर्तन के ही प्रकार है। क्योंकि जब हमें ऊष्मा मिलती है तो हमारी बॉडी उसको अवशोषण करती है। अवशोषित कैसे करेगी, अवशोषित करेगी क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन में औषध, भोजन, मतलब निरमा, इस बोलेंगे जैसे निरमा बनाना, निरमा, इसमें साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक। हम कोई भी चीज़ें यूज करते हैं, चाहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, फेस वॉश हो, साबुन हो, निरमा हो, औषधि कुछ भी खाते हैं, तो जो चीज़ हमें आसपास देखते हैं जिसमें रसायन परिवर्तन होता है उसे ये बोल देंगे रासायनिक परिवर्तन। आसपास की चीज़ों से जो डिफरेंट चीज़ बनती है उसी को बोलेंगे हाँ
रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो ये था हमारा रासायनिक परिवर्तन। इसका रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, इससे प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसको हम अच्छे से जाने। आगे हम और एग्जाम्पल देखते हैं। सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच किसे कहेंगे हम? ओजोन परत। वायुमंडल में यह है सन। ठीक, अब देखो ओजोन परत किसे कहते हैं। ठीक, सूर्य है और पृथ्वी से हमारे 50 किलोमीटर ऊंचाई पे है। ठीक, 50 किलोमीटर ऊंचाई में। वायुमंडल में हमारा क्या होता है, एक ओजोन परत। ठीक, इस वायुमंडल में हमारा क्या होगा, ओजोन परत। इस परत में जो परत है हमें किससे बचाता है, पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरणों से। ठीक, पराबैंगनी किरणों से क्यों बचाएगा, क्योंकि पराबैंगनी किरण है क्या, पहले जानो कि बचाएगा क्यों। पराबैंगनी किरण से बचाता है क्योंकि यह है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, आंखों के रोग। ठीक, तो अगर पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी पर आ जाएगी तो हमारे लगभग 80% लोगों 80% या 70% लोगों को कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, और भी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि पराबैंगनी किरण बहुत खतरनाक है। इसलिए ओजोन परत उसको अवशोषित कर लेता है। फिर तब यही इसी वायुमंडल ओजोन परत का काम क्या है, यह ओजोन को क्या बोलते हैं, ओजोन O3 है। O3 को क्या बना देगा, O2 में। ओजोन है ऑक्सीजन में परिवर्तन। ठीक, तो सुरक्षा कवच के रूप में हमारा ओजोन परत काम करता है, जो हमारे पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। फिर इसका वह हमारी पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पराबैंगनी किरण हमारे लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि वह हमारे कैंसर बढ़ाती है। और इसका प्रभाव मतलब सुरक्षा कवच के रूप में इसे रासायनिक परिवर्तन क्यों कहेंगे, क्योंकि O3 जो है ओजोन है, इस ओजोन जो है इस केमिकल रासायनिक परिवर्तन द्वारा इसको किस में बना देता है, ऑक्सीजन में। रासायनिक परिवर्तन से इसको क्या बना देगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो जब O3 से जब O2 बना देगा, ये मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें ओजोन परत को हम क्या बोलेंगे, सुरक्षा कवच। लोहे में जंग। इसी रासायनिक परिवर्तन में देखते हैं लोहे में जंग। अभी हम देखे थे ना, चलो Fe प्लस H2O प्लस O2 क्या बना लेगा, फेरस ऑक्साइड। ठीक, तो फेरस ऑक्साइड इसको हम देखे थे। इसके ऑक्साइड बनाने के लिए इसका अनिवार्य यह ऑक्सीजन है या जल है, तो फेरस ऑक्साइड बना लेगा। ठीक, यहाँ पर हम इसको चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जो है इससे क्या क्या बनता है। अगर लोहे में जंग लग जाएगा तो क्या क्या हमारा आर्थिक नुकसान होगा। समुद्रों के जहाज में लगा रहता है, तो समुद्र के जहाज हमेशा पानी में रहते हैं। फिर उसके बचाव के लिए क्या क्या किया जाता है, इसको हम देखते हैं। जंग से बचाव के लिए पेंट करना, ग्रीस लगाना, नमी से बचाना। ठीक, और नंबर 2 जिंक, क्रोमियम की परत चढ़ाना। ठीक, तो लोहे की जंग से बचाव के लिए हम कभी देखे नहीं, हमारी मम्मी या पापा कहते हैं कि लोहे का गेट पेंट कर दो, इससे जंग नहीं लगेगा। क्योंकि अगर लोहे का गेट सबसे ऊपर, अगर किसी की छत पे सबसे ऊपर वाले गेट पे जो लोहे का गेट लगा है, क्योंकि वहाँ पर पानी हमेशा आएगा, गेट भीग जाएगा, इसलिए वहाँ पे उसको पेंट करते रहते हैं, हर साल उसको पेंट करते रहेंगे ताकि वह लोहे के जंग से बचता रहे। तो और ग्रीस, शटरों में ग्रीस लगा जाता है ना शटर, ताकि शटर आसानी से ऊपर नीचे हो और उसमें जंग भी ना लगे। ठीक, आगे देखते हैं जहाज। इसलिए समुद्री जहाज
समुद्री जहाज में। ठीक, तो समुद्री जहाज देखे इसमें हमेशा पानी में रहेगा, इसमें भी तो पेंट कितना भी पेंट करो तो उसमें जंग लग ही जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इसको प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। जो भाग ठीक ठीक इसको प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं, क्योंकि समुद्र जहाज का जो सबसे नीचे वाला भाग है वह हमेशा पानी में रहेगा। ठीक, उसमें पेंट अच्छे से किया जाता है, पर मतलब जो क्या कहते हैं, जो जहाँ से उसको क्या कहते हैं, लंगर लगाने के लिए, ठीक, समुद्री जहाज में इसको प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। इस समुद्री जहाज में जो है इसको कुछ वर्ष में हमेशा बदलते रहते हैं। और नंबर 2 पे देखो इसको स्टेनलेस स्टील से बताओ, जो स्टील की बाल्टी नहीं देखी हो जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, एकदम देखो चमकता रहता है स्टील के, उसमें क्या रहता है, इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परत चढ़ा देंगे तो उसमें देखो, लोहे की स्टील में कभी जंग लगते हुए देखे हो, लोहे की स्टील में उसमें जंग लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परत चढ़ाए रहते हैं। तो लोहे जंग से बचाव के लिए पेंट करना, ग्रीस करना, नमी से बचाना, जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ाना। समुद्र पेंट मतलब समुद्री जहाज को पेंट तो किया रहता है, पर उसके कुछ पार्ट जो हमेशा पानी में रहते हैं, कुछ समय बाद वो ख़राब हो जाते हैं, उनको बार बार बदलते रहते हैं। और स्टील जिसमें हम बाल्टी हमारे घरों में होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परत चढ़ाई रहती है ताकि उसमें जंग कम लगे। ठीक, आगे देखते हैं, एक अद्भुत घटना है। अद्भुत घटना, कुतुब मीनार पास कुछ दूर लौह स्तंभ ठीक, कभी दिल्ली जाओ, दिल्ली जहाँ कुतुब मीनार है वहाँ से कुछ दूर पर एक लौह स्तंभ है, बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा। फिर उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो ये क्या है, एक अद्भुत घटना कि उसमें आज तक जंग क्यों नहीं लगा, क्योंकि वैज्ञानिक भी आज खोज रहे हैं कि इसमें जंग, ऐसा क्या है कि इसमें जंग नहीं लगा, क्योंकि वहाँ उसमें बहुत आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये था हमारा रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या क्या एग्जाम्पल हैं। इस परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन 2 नए पदार्थ बनना अनिवार्य है। इसी का प्रयोग आजकल हम कोई भी दवाई बनाने में, जो चीज़ परिवर्तन करने में उपयोग होती है उसमें प्रयोग करते हैं। खाने और जैसे कॉस्मेटिक में इसी केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है क्या है। अब आगे हम देख लेते हैं क्रिस्टली कलर। इसी चैप्टर में हमारा क्या है, क्रिस्टली कलर। ठीक, क्रिस्टली कलर एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। कुछ पदार्थों के शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए क्रिस्टल रूप बनाना। ठीक, भौतिक, ये मतलब क्रिस्टल, ये भौतिक परिवर्तन है। तो कुछ पदार्थ है उसके एकदम शुद्ध रूप में प्राप्त करना, उसके एकदम शुद्ध की वही पदार्थ सिर्फ रहे, कोई अन्य पदार्थ उसमें ना रहे, उसी को क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टल। ठीक, जल देखते हैं। जल, लवड़ी जल से क्या होगा, गर्म करने पर जल भाप बनकर उड़ बचेगा लवण। ठीक, इसमें सिर्फ लवण ही बचेगा। ठीक, लवण बचेगा, लवण में तो और भी पदार्थ हो सकते हैं, सिर्फ अभी जल ही उड़ा है,
जल ही मतलब उसमें से गायब हुआ है। अभी तो नमक मालूम मिल गया है, उसमें और भी सूक्ष्म कई पदार्थ होंगे ना, कई पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, कई अलग अलग पदार्थ होंगे, उसमें से उन सबको अलग करने के लिए हम इसको और बारीक बहुत सूक्ष्म करके फिल्टर पेपर सहायता से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल रूप में प्राप्त। ठीक, तो क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है। इसमें से जल, लवणी जल था, लवणी जल, इसमें नमक और पानी था ही, तो उसमें से क्या नमक अलग कर दिए, पानी अलग कर दिए, तो क्या नमक ही तो बना, नमक पानी था पहले से, नमक पानी ही तो बना, कोई तीसरा पदार्थ बना नहीं बना। बस क्रिस्टलीकरण इसलिए करते हैं कि हमें उस पदार्थ का एकदम सूक्ष्म रूप पता चले। ठीक, उसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ नहीं है, ठीक, उसका आकार कैसा है, उसके रंग कैसे हैं, इसको परख करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर का हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, क्रिस्टलीकरण क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, लोहे में जंग लगना क्यों लगता है, इसको हम जाने, जंग लगता है क्यों लगता है, समुद्री जहाज पेंट किया रहता है फिर भी उसमें जंग क्यों लग जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमेशा पानी में रहेगा उसमें तो हमेशा नमी बनी ही रहेगी, संभावना हमेशा बनी रहेगी। अगर पेंट निकल गया, पेंट जो किए हैं अगर वो भाग निकल गया तो जंग लगेगा ही लगेगा। ठीक, उसके बचने के लिए हम ग्रीस करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो इसलिए हम घरों, अब भी जब भी देखना कि घरों को हमेशा मतलब अपने छत के दरवाजों को जो हमेशा भीगते रहते हैं उसको हर साल पेंट करवाया जाता है, क्योंकि उसमें जंग ना लगे। तो इस चैप्टर हमारा था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। नाम से स्पष्ट है, भौतिक परिवर्तन जिसमें गुणों में परिवर्तन ना हो, रसायन जिसके रसायन के माध्यम से उसमें गुण में परिवर्तन हो जाए। तो चैप्टर छोटा भले था पर इसमें समझने वाली बात बहुत अधिक थी। ठीक, तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। पानी बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 6 समाप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 समझ में आया नहीं कि उसको अच्छे से समझना, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, बस ये मैं सोच रही हूँ कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, डेली देखते हैं, उससे अच्छे से कनेक्ट कर सकें। ठीक, क्योंकि साइंस का मतलब ये है कि हम आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकें। क्योंकि देखिए लोहे में जंग लगना था, तो आसपास की चीज़ों से हम जब देखेंगे, कुछ भी देखेंगे जब, तो जो चीज़ हम डेली बार बार करते हैं उसको जब हम बार बार देखेंगे तो हमें समझ में आया कि हर जगह साइंस का प्रयोग होता है। ठीक, तो इसलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 6 क्या है। आज ही चैप्टर सिर्फ उसी पर डिपेंड है, क्योंकि अगर बरसात का मौसम चल रहा है तो चैप्टर नंबर 7 इसको हम अब देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 का मतलब क्या है, मौसम, जलवायु, जलवायु अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। ठीक, तो चैप्टर नंबर 7 से बहुत स्पष्ट है, मौसम है, जलवायु है, फिर उसी के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन क्यों होगा। जंतुओं का अनुकूलन क्यों होगा? क्योंकि हम मनुष्य ना बहुत ठंडे में रह सकते हैं, ना बहुत गर्मी में रह सकते हैं। पर उस अगर रहना पड़ेगा भी हम तो ठंड में रहेंगे तो स्वेटर पहन के रहेंगे, गर्मी में रहेंगे तो बहुत हल्के कपड़े पहने रहेंगे। तो हम उसके मतलब जहाँ की जलवायु जैसे है उसी के हिसाब से अपने आप को अनुकूल करते हैं। तो अनुकूल करना ही क्या है, जंतुओं का अनुकूलन। क्योंकि जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनका अनुकूलन अलग अलग है, जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनका अनुकूलन अलग अलग है। ठीक, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि वहाँ के जंतु कैसे हैं, वहाँ के मानव कैसे रहेंगे, मतलब उनकी बॉडी में क्या क्या परिवर्तन होता है कि ताकि उस वातावरण में रहने के लायक हुआ उनके अनुकूल हो। ठीक, उससे पहले जाने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे मौसम किसे कहते हैं। मौसम तो मौसम, ठीक, मौसम कभी देखा ना, सुबह उठे धूप थी, सुबह उठी आराम से एकदम खिलखिलाती धूप निकल रही थी, फिर दोपहर को और धूप थी, पर शाम को देखा अचानक बादल आ गए, बरसात होने लगी। ठीक, हम कहेंगे सुबह धूप थी, अभी बरसात कैसे तुरंत होने लगी, फिर कुछ देर बाद देखेंगे फिर धूप हो रही है। तो बार बार मौसम को जो बदलना है, धूप थी, धूप से बरसात होने लगा, बरसात से फिर अचानक धूप हो गई, तो क्यों हुआ? तो ताप, आर्द्रता या नमी, ताप मतलब तापमान, तापमान, आर्द्रता, नमी, वर्षा, पवन वेग। ठीक, तो किसी, देखो इसका परिभाषा देखो, किसी स्थान, ठीक, कोई भी स्थान है, वहां का तापमान कैसा है, आर्द्रता कैसा है या नमी कैसी है, वर्षा होगी नहीं होगी, वायु पवन वेग, पवन धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है। तो तापमान इसमें क्या बोलेगी, प्रतिदिन की परिस्थिति को मौसम कहते हैं। ठीक,
तो वहाँ की तापमान कैसे कितना है, आर्द्रता कैसी है, और वर्षा होगा नहीं होगा, पवन वेग कैसा है, तो इस सबकी स्थिति जो परिस्थिति है, स्थिति मतलब है, उसको क्या बोलेंगे हम? मौसम। मौसम क्या होता है? प्रतिदिन बदलता रहता है। ठीक, तो जो चीज़ हमेशा प्रतिदिन बदलती रहे, जिसमें बदलाव होता रहे, उसको क्या बोलेंगे हम? मौसम। चलो एक रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट। ठीक, रिपोर्ट मोबाइल में कितने पापा ले लो या मम्मी किसी का ले लो, उसमें एक बादल की तरह ऐप बना रहेगा, बादल की तरफ, बादल की तरह ऐप रहेगा, ऐप। ठीक ठीक, उस ऐप में देखना वेदर, इसमें लिखा रहता है वेदर, उसमें क्या बोलते हैं उसको? ठीक, मोबाइल बना ऐप, जो मोबाइल में जो ऐप बना उसमें देखना, उसमें क्या लिखा रहता है कि आज का मौसम साफ, आज का मौसम साफ, या वर्षा 90% संभावना, और दूसरा तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता 90%, और क्या रहता है? पवन वेग 70 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, तो जैसे रिपोर्ट में देखा, मोबाइल का ऐप खोलना, उसमें देखा ऐसे लिखा रहता है कि आज की हवाएं ऐसी इस दिशा में चलेंगी, ऐसी दिशा में चलेंगी, मौसम वर्षा होने की 90% संभावना है, आज का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है, और लगभग इसमें बोल देंगे मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये सब जो रिपोर्ट प्रतिदिन बताते हैं कि आज का रिपोर्ट इतना है, कल 10 डिग्री सेल्सियस था, आज मतलब आज 40 डिग्री सेल्सियस है, परसों 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो सब बताते हैं, कौन बताता है? मौसम विभाग। जो कौन बताते हैं? मौसम विभाग। तो इस बात से हमें स्पष्ट हुई कि मौसम दिन में प्रतिदिन बदलता रहता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, उसी को क्या बोलेंगे? वो उसी को हम बोलते हैं मौसम। ठीक, और जो क्या कहते हैं लोग, कहते नहीं कि आज का मौसम ठंडा, और कुछ कहते हैं आज का मौसम गर्म। ये सब क्यों कहते हैं? किसके आधार पे कहते हैं? इसी मौसम के आधार पे कहते हैं कि प्रतिदिन, क्योंकि यह प्रतिदिन बदलता रहता है। इस रिपोर्ट में मोबाइल में ऐप होता है वेदर। ठीक, इस चीज को देखा जरूर, मोबाइल खोलना, उसमें देखा वेदर, उसमें ऐसे लिखा रहता है तापमान, आर्द्रता, पवन वेग, वर्षा की संभावना इतना %। ठीक, ये सब चीजें उसमें लिखी रहती है, वो डेली बताता है कि आज जो है वह कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। ठीक, और पीछे से आगे से उसकी तुलना करके बताता है, मैक्सिमम इस दिन, मिनिमम इस दिन। ठीक, तो ये था हमारा मौसम, इसे मौसम बोलते हैं। तो चलो इसी मौसम में आज देखते हैं हम आगे। एक राज्य मेघालय। ठीक, मेघालय एक राज्य है। ठीक, जैसे देखो एक ये हमारा है भारत, यहीं पे एक राज्य है मेघालय, यहाँ पे एक मेघालय राज्य है, ये भारत है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक मेघालय राज्य है। इस राज्य में टेम्परेचर जो है, तापमान मैक्स मतलब अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसमें मैक्सिमम 77 डिग्री सेल्सियस है। अब रिपोर्ट में देखो, एक रिपोर्ट बनाओ, पहले इसको एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण की तरह। ठीक, इसमें एक रिपोर्ट बनाओ, इसमें क्या होगा? ऐसे करो, ये कैसे 27, 26, 25, 24, 23 या 22। ठीक, तो क्या करो, मेघालय का तापमान हम देख रहे हैं ना कि एक दिन का प्रेक्षण कर रहे हैं। ठीक, प्रेक्षण में देखेंगे। ठीक, तो पहले सबसे पहले मैक्सिमम कितना था? 27 डिग्री। फिर कुछ समय बाद देखें हो गया 25 डिग्री। फिर उससे कुछ समय बाद देखें, फिर 26-27 डिग्री हो गया। फिर कुछ देर बाद फिर देखें तो हो गया 23 डिग्री। फिर बाद देखें, फिर 24 डिग्री, फिर 26 डिग्री, फिर उसके बाद आ गया 22 डिग्री। तो ये जो टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? मौसम में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन को परिवर्तन बोलेंगे हम मौसम। ठीक, तो हम ये सब क्या बोल रहे हैं? इसको होता मौसम। तो मौसम तुम जाने क्या? मौसम जो दिन प्रतिदिन बदले, डेली बदले, आज धूप है, दोपहर को बरसात होने लगी, फिर धूप हो गई, इसी को मौसम बोलते हैं। तापमान वर्षा ये सब में परिवर्तन, इसमें मेघालय में ये सब एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि आज का मौसम गर्म है, आज कल का मौसम ठंडा था, परसों का मौसम आज ज़्यादा गर्मी है, कल ज़्यादा ठंड रहेगी। तो ये सब जो परिवर्तन है डेली को, इसी को हम बोलते हैं मौसम। ठीक, ये देखते हैं वर्षा। वर्षा मापने के यंत्र को बोलते हैं वर्षा मापी यंत्र। ये कैसे होता है? ठीक, बरसात को जैसे आज खूब बरसात हुई तो लोग कहते हैं कि 130 सेंटीमीटर वर्षा हुई। ठीक,
न्यूज़ में देखते हो ना कि आज 130 सेंटीमीटर वर्षा हुई, कैसे हुई? क्योंकि ये कैसे होता है, ऐसे सिलेंडर की तरह होगा सिलेंडर, फिर यहाँ पे ऐसे एक कीप लगाया, कीप लगा, यह है सिलेंडर तरह, सिलेंडर की तरह। ठीक, अब जितनी बरसात हुई, अगर वर्षा पानी अंदर इकट्ठा, ठीक, तो वर्षा का पानी अंदर इकट्ठा होता रहता है, उसमें कीप लगी रहती है ना, कीप के माध्यम से पानी अंदर जाता रहता है, तो बता देते हैं कि इतना वर्षा आज 123 सेंटीमीटर की वर्षा हुई, आज 70 सेंटीमीटर की वर्षा हुई, तो इसी के माध्यम से हम इसको बता देते हैं, इसी में मापन लगा रहता है सेंटीमीटर। ठीक, तो इसी को बोलेंगे वर्षा मापने का यंत्र। यह था हमारा मौसम, जो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। कहीं का टेम्परेचर अगर 27 डिग्री पर तुरंत हो जाए 26 डिग्री, 25 डिग्री, 24 डिग्री, या उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं जलवायु। जलवायु, ठीक, मौसम को जान के जो दिन प्रतिदिन बदले, पर ये जलवायु जो है लंबी अवधि तक मौसम का पैटर्न समान रहे, उसे क्या बोलेंगे? जलवायु। लंबी अवधि तक, ऐसे उदाहरण देखो, कहीं के तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, वहाँ वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर, और आर्द्रता है 40%। ठीक, तो तापमान 30 डिग्री हो, वर्षा 100 डिग्री हो, और आर्द्रता 40 डिग्री हो, तो वह हमेशा लंबे समय तक, मतलब एक हफ्ते तक बना रहे, एक महीने तक बना रहे, एक साल तक बना रहे, उसे हम क्या बोल देंगे? वहाँ की जलवायु। ठीक, यह लगातार एक महीने, एक साल, कई सालों तक बना रहे, इसे बोलेंगे हम वहाँ का मौसम, वहाँ का जलवायु। तो जलवायु मतलब जो लंबी अवधि तक बना रहे, काफ़ी ज़्यादा समय तक, तभी तो हम कहते हैं कि वहाँ की जलवायु गर्म है, वहाँ की जलवायु ठंडी है। ठीक, उदाहरण में देखो, तापमान अधिक, वर्षा कम, नमी कम, तब हम बोल देंगे इसको गर्म और शुष्क जलवायु। ठीक, जहाँ तापमान भी ज़्यादा है, वर्षा भी ज़्यादा है, और मतलब वर्षा कम है, उसको क्या बोल देंगे हम? गर्म जलवायु। और दूसरा, यहाँ तापमान कम, वर्षा अधिक, जब वर्षा अधिक है नमी भी होगी, उसको बोलेंगे हम गर्म आर्द्र जलवायु। यहाँ क्या हो जाएगा? इसको बोल देंगे मरुस्थल, इसको बोल देंगे विषुवतीय क्षेत्र। नंबर 3, तापमान बहुत कम, इसको बोल देंगे ठंडी जलवायु। तो इसको हम बोलते हैं ठंडी जलवायु। तो जलवायु क्या है? जो एक लंबे समय तक उसको बना रहे, उसी को हम क्या बोल देते हैं? जलवायु। ठीक, जैसे तापमान अधिक है, वर्षा हो ही नहीं रही है, तो नमी नहीं होगी, नमी, तो उसको बोल देंगे गर्म या शुष्क जलवायु। देखो मरुस्थल, कभी देखो मरुस्थल, उसका तापमान, वर्षा सब एक ही समान लगता है और काफ़ी समय से बना रहता है। जैसे हमारा सहारा मरुस्थल, भारत का क्या हो गया? भारत का सहारा मरुस्थल। इस ठंडी जलवायु में जम्मू और कश्मीर, तो यह हमारी जो है जलवायु। ठीक, जम्मू कश्मीर में ठंडा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है कि तापमान बहुत अधिक है, वर्षा कम होती है। ठीक, इसलिए बोल देते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है? ठंडी जलवायु है। और गर्म जलवायु, जहाँ पर तापमान अधिक है, वर्षा कम है, उसको बोल देंगे गर्म जलवायु। यह था हमारा जलवायु, यह है हमारा मौसम। जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। तो हम चैप्टर क्लास 6 में चैप्टर में देखे थे मरुस्थल के जीव कैसे रहते हैं। ठीक, और ठंडे प्रदेशों के जीव कैसे रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के जीव रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं विश्व के 2 क्षेत्र। यहाँ हम देखेंगे अनुकूलन में विश्व के 2 क्षेत्रों का अवलोकन मतलब देखना, अवलोकन मतलब देखना। इसमें कौन से देखेंगे? देखो, ये क्या है हमारी, इसको क्या बोलेंगे? ये हमारी क्या है? पृथ्वी।
ठीक, पृथ्वी है विश्व में। यहाँ पे देखो, ऊपर यहाँ पे, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा, इसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय क्षेत्र। और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक, तो यहाँ पर वर्षा बीच में इसी बोलते हैं विषुवत। विषुवत तापमान कम, वर्षा यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ठंडा मरु स्थल, यहाँ तापमान बहुत कम। ठीक, तो इसी क्षेत्रों को हम देखेंगे कि यहाँ के जीवों के मतलब यहाँ के जीव कैसे रहते हैं, उनका अनुकूल मतलब वहाँ रहने के लिए उनकी क्या दशाएं हैं, वो अपने आप को वहाँ पे कैसे ढालते हैं, किस तरह ढालते हैं, कि उनके शरीर की बनावट कैसी होती है, कि वो अपने आप को वहाँ पे रहने के लिए अपने उस लायक बनाते हैं। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र के, क्योंकि दो क्षेत्रों को हम देखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसी दो क्षेत्रों को हम देखेंगे। तो ध्रुवीय क्षेत्र में नंबर 1 ध्रुवीय क्षेत्र देखेंगे। नंबर 1 पे क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र। तो मौसम और जलवायु देखने के बाद हम देखेंगे अनुकूलन। तो नंबर 2 पे आ जाएगा हमारा अनुकूलन। इसमें देखेंगे नंबर 1 पे ध्रुवीय भालू। तो मानचित्र में इस सब में देखना ध्रुवीय क्षेत्र, मानचित्र खोलना, उसके सबसे ऊपर देखना। अब इसका क्षेत्र बता, इस क्षेत्र में देश कौन से बड़े देश देखो। देश में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अंटार्कटिका आदि। ठीक, ये दक्षिणी ध्रुव है, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। ठीक, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अंटार्कटिका देशों में यहाँ पर होता है, यहाँ पर सदैव बर्फ क्या होगा? सदैव बर्फ। और 6 माह दिन नहीं, 6 माह रात नहीं। ठीक, 6 माह दिन नहीं, 6 महीने रात नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको हम देखेंगे भूगोल के कक्षा में, जब हम पढ़ेंगे भूगोल, हमारे आसपास की भूगोल, तो उसमें देखेंगे। क्योंकि वह अगर इसको बताने में चलेंगे तो इस चैप्टर को फिर मतलब इस चैप्टर लगभग 2 घंटे का हो जाएगा। दिन क्यों नहीं होती? क्योंकि यह सूर्य से डिपेंडेड है। क्योंकि सूर्य जब हमारा विषुवती मतलब मकर रेखा चला जाएगा तो वहाँ पे 6 महीना हमेशा रात ही रहेगा। जब कर्क रेखा पे आएगा तो हमारा 6 महीना वहाँ पे दिन रहेगा। तो 6 महीने रात क्यों है, 6 महीने दिन क्यों है, ये हमारे सूर्य पर डिपेंड करता है। सूर्य जो है मकर रेखा पे जाएगा तो वहाँ 6 महीना रात रहेगी, और सूर्य हमारा कर्क रेखा पे आ जाएगा तो वहाँ पर 6 महीना दिन रहेगा। तो क्यों रहेगा? इसका एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे भूगोल की कक्षाओं में। ठीक, तो उसको चल देखते हैं। यहाँ 6 महीने दिन, 6 महीने रात होती है, जान लो। ठीक, तो ध्रुवीय भालू करते क्या है? सबसे मतलब यहाँ के जीव जंतु हैं ध्रुवीय भालू। सबसे पहले क्या होता है इनका? सफ़ेद रंग कैसा होगा? सफ़ेद। ठीक, ध्रुवीय भालू सफ़ेद रंग। बर्फ भी कैसी होती है? सफ़ेद, ताकि जब बर्फ भी सफ़ेद, इनका रंग भी सफ़ेद, तो जो अन्य शिकारी हैं इनको देख ही नहीं पाते, तो इनके लिए यह सुरक्षा हो जाती है। और क्या होता है? मोटी त्वचा क्यों? अब हम मतलब उसमें चैप्टर में देखे ना, हीट में देखे ना कि जो जब मोटी चमड़ा इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ से जो है गर्मी बाहर अच्छे से आसानी से ना निकल सके। और उनके बाल भी बड़े बड़े होते हैं, बाल ज़्यादा। बाल क्या है? उष्मा रोधी, ये उष्मा को बाहर जाने नहीं देता। ठीक, ये था ठंडियों में मोटी त्वचा, ठंडियों में सहायक। तो ठंडियों में सहायक। और नंबर 3, जब गर्मियों में ये अच्छे तैराक समुद्र में तैरते। ठीक, ठंडियों में इनकी मोटी त्वचा इनकी सहायता करती है, और गर्मियों में जब इनको ज़्यादा गर्मी लगेगी तो समुद्र के पानी में तैरने लगते हैं, तो ये अच्छे तैराक भी होते हैं। नंबर 2, सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शिकारी को पकड़। ठीक, तो इस चैप्टर देखो, ये सब चीज़ देखने से एक बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। ठीक, ये सब चीज़ों को देखने के बाद हमें एक बात समझ में अवश्य आ गई कि कोई भी जीव उस स्थान के रहने के लिए वहाँ की दशाओं के अनुकूल उन्हें बनाया गया है। ठीक, क्योंकि ध्रुवीय भालू ठंडे क्षेत्र में रहेंगे, तो इसलिए उनकी ऐसी त्वचा की संरचना ही है कि वह बाल मोटे हो जाएंगे, त्वचा मोटी हो जाएगी, तो वहाँ से गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगा। और गर्मी में जब गर्मी ज़्यादा लगेगी, अच्छे तैराक होते हैं, समुद्र में तैरने लगेंगे, समुद्र का पानी गर्म रहेगा। और सफ़ेद होते हैं, काले होंगे तो कोई भी जीव उनको देख लेगा और उनका शिकार कर सकता है। इसलिए शिकारियों से बचने के लिए, दूसरे बड़े जानवरों से बचने के लिए वह उनकी सफ़ेद त्वचा होती है, बर्फ भी सफ़ेद। तो यह हो जाएगा कि वहाँ मतलब उस ध्रुवीय क्षेत्र में भी उनके रहने लायक स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक, अब नंबर 2 पे देखते हैं पेंगुइन। एक पेंगुइन नाम की पक्षी है। पेंगुइन
स्तनधारी पक्षी। ठीक, ये क्या है इसका देखो, ये भी तैरने में अच्छी, ये भी तैरने में अच्छी होती है। नंबर 2, इसका भी रंग सफ़ेद, त्वचा मोटी। नंबर 2। ठीक, अब उस मतलब ध्रुवीय क्षेत्र में जितने भी जीव रहेंगे सबकी तो कॉमन कॉमन मतलब सबकी समान बात तो होगी ही कि उनकी त्वचा मोटी होगी, अच्छे तैराक होंगे, तो सभी अलग अलग होती ही है। तो लेकिन इसमें एक मतलब खास बात यह है कि यह जो है साथ में रहते हैं, साथ में या झुंड में। झुंड में अब क्यों, अब सोचो क्यों रहते हैं झुंड में, क्योंकि अगर साथ में रहेंगे तो वहाँ पे गर्मियों का आदान प्रदान या गर्म रखना। ठीक, जब वो झुंड में रहेंगे तो उसके मतलब एक साथ 10 रहेंगे, 10 जब एक साथ रहेंगे तो उनकी क्या होगी, सबके शरीर से जो ऊष्मा निकलेगी तो वहाँ के वातावरण को पूरा गर्म कर दी, इसलिए वह साथ साथ रहते हैं। कभी देखे हो कि एक बंद कमरे में 10 लोग रहें तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। क्यों लगती है, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादा भीड़ से ही गर्मी बढ़ जाती है। ठीक, इसलिए जब शादी होती है, किसी शादी हो, कहीं घूमने जाओ, वहाँ ज़्यादा भीड़ रहेगी तो ठंडियों में भी हमें कम गर्म लगता है, इसलिए गर्म इन्हें साथ में रहते हैं। ठीक, ये है पेंगुइन। और नंबर 3 पे मछली, ये जो है 3 पे मछली, ये क्या है, ठंडे जल में रह सकते हैं। ठीक, तो मछली का यह गुण होता है कि वह ठंडे जल में रह सकते हैं। ठीक, तो मछलियों का यह गुण ही होता है कि वह ठंडे जल में आसानी से रह सकती हैं। और नंबर 4 पे हमारा क्या है, पक्षी। ठीक, पक्षी सुनिए, साइबेरिया क्रेन कि भारत में सुनते हैं साइबेरिया क्रेन गर्मियों के मौसम में भारत आते हैं। क्यों आते हैं, तो सुनिए उन्हें भारत में जो है साइबेरिया क्रेन पक्षी आए हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि पक्षी जो हैं वहाँ की ठंड या सर्दी से बचने गर्म स्थानों पर आते हैं। इसमें क्या है, उदाहरण में साइबेरिया क्रेन, मतलब देखो ध्रुवी भालू वहाँ की वातावरण के लिए अपने आप को अनुकूल कर लिए, पेंगुइन भी वहाँ रहने के लिए अपने आप को अनुकूल कर लिए, मछलियाँ ठंडे जल में रह सकती हैं। साइबेरिया पक्षी जो हैं ये उड़ते हैं पर वहाँ की ठंड को जब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, गर्म स्थानों पर आते हैं। इसलिए ऐसे उदाहरण देखो, उदाहरण भारत के राजस्थान के भरतपुर, दूसरा हरियाणा के सुल्तानपुर। ठीक, तो हरियाणा के सुल्तानपुर, राजस्थान के भरतपुर में साइबेरिया क्रेन नामक पक्षी हर वर्ष आती है। जब यहाँ पे जब ठंडियों का मौसम होता है तो देखो साइबेरिया क्रेन पक्षी आती है नहीं आती। जब घूमने जाओ कभी राजस्थान में जाओ, सुल्तानपुर में जाओ तो वहाँ देखना जरूर कि साइबेरिया क्रेन पक्षी आई है। तब जाकर तुम सोचो कि हम यहाँ मतलब इसको पढ़े थे कि साइबेरियन क्रेन पक्षी अपने आप को अनुकूल करने के लिए ठंडे प्रदेशों से गर्म स्थानों पर आते हैं। तो ये था ध्रुवी भालू अपने आप को जलवायु के अनुरूप कैसे अनुकूलन करते हैं। ठीक, आगे अब हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब हम ध्रुवीय क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझ गए। अब हम देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र नंबर 2 पे इसका वर्षा वन। तो चलो देखें वर्षा वन। यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र में देखें तो दिन रात 6 महीने का होता है, यहाँ दिन और रात समान। ठीक, पौधे ज्यादा, जंतु भी ज्यादा। फिर क्या हो जाएगा नंबर 3 पे, जनसंख्या ज्यादा, भोजन की प्रतिस्पर्धा संघर्ष। नंबर लगभग विश्व का 6% और इसमें 66% पादप और जंतु रहते हैं। ठीक, चलिए तो वर्षा वन है, इसमें वर्षा भी ज़्यादा होगी। ठीक, टेम्परेचर भी कम है तो यहाँ के जीवों के रहने के लिए यहाँ अनुकूल दशाएं हैं। फिर जब अनुकूल दशाएं हैं, पानी भी है, तापमान भी कम है, तो यहाँ की जनसंख्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ जो वर्षा वन है हमारे लगभग विश्व के 6% भाग पर है। और 6% कौन कौन है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत का पश्चिमी घाट, ब्रुनेई,
अमेजन, अमेजन कहाँ है? अमेजन सुनिए ना, शॉपिंग, इससे लोग शॉपिंग करते हैं, पर अमेजन एक नदी है। अमेजन जंगल, जंगल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। इसी अमेजन को बोलते हैं हम विश्व का फेफड़ा। ठीक, विश्व का फेफड़ा क्यों बोलेंगे? इसी अमेजन नदी को हम विश्व का फेफड़ा क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है पादप बहुत ज़्यादा हैं। जब पादप बहुत ज़्यादा हैं तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगा तो उसी ऑक्सीजन जंतुओं के लिए इंपॉर्टेंट ही है, तो इसलिए हम इसको विश्व का फेफड़ा बोलते हैं। तो यहाँ हमारे वर्षावन की विशेषताएं हैं। दिन रात समान, जंतु ज़्यादा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, भोजन प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, विश्व का 6% है, मतलब 6% में 66% जीव जंतु यहीं पर रहते हैं, मतलब इस क्षेत्र में रहने के लिए उनके अनुकूल है। इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत का पश्चिमी घाट, ब्रुनेई, अमेजन जंगल, ये सब इसी क्षेत्र में है। तो हम देखते हैं यहाँ के जंतु। बंदर कहाँ रहेंगे? बंदर कहाँ पर रहता है? शाखाओं पर। ठीक, बंदर को देखो ना, कभी उछलते कूदते रहते हैं हमेशा, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़ पर, क्योंकि उनको पेड़ की शाखाओं पकड़ने में आसानी रहती है। इस पेड़ से उस पेड़ कूदते रहते हैं, इस पेड़ से उस पेड़ कूदते रहते हैं, तो बंदर शाखाओं पे। मेढक जल या थल, मतलब पानी में या जमीन। एक टूकन पक्षी है, चोंच बड़ी, फलूक खाती। ठीक, उनको पक्षी की चोंच बड़ी, अगर देखो किसी पक्षी का अगर चोंच बड़ा है तो क्या करेगी? उसको फल, पेड़ों से फल प्राप्त करने में आसानी रहेगी, इसलिए वह पेड़ों पर रहती है, वहां से फल खाती है। और नंबर 4, हमारे देश का पश्चिमी घाट, लॉयन टेल मकाक, टेल मकाक। ये क्या है? बंदर। ये भी क्या है? फलों खाता। और नंबर 5 पे बिलाव परिवार, बिलाव परिवार में हो जाएगा चीता, शेर। क्या हुई? इनकी त्वचा मोटी, सूंघने की शक्ति, सूंघने की शक्ति ज़्यादा। तो क्या जाएगा ये? शिकार पकड़ने में, शिकार पकड़ने में आसानी। चलो नंबर 6 पे हमारा क्या हो जाएगा? हाथी। ठीक, सुने नहीं, हाथी राजा कहाँ चले, शोर इलाके कहाँ चले। ठीक, तो क्या हो जाएगा? हाथी क्या करते हैं? इनकी कान बड़े, कान बड़े, तो क्या हो जाएगा? वाष्प सर्जन ज़्यादा। क्यों? अगर कान बड़े हैं तो वाष्प सर्जन ज़्यादा होगा, गर्मी बाहर ज़्यादा निकलेगी, इसलिए गर्मी निकलने। ठीक, और दूसरा सूंघने की शक्ति, शक्ति ज़्यादा, ताकि शिकार को अच्छे से पकड़ ले। और सूंड, सूंड, सूंड को क्या बोलेंगे? सूंड इस क्या होता है? भोजन को पकड़ने या सामान ढोने। ठीक, भोजन को पकड़ने या सामान ढोने के लिए। ठीक, तो इस चीज़ का हम क्या क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जैसे मतलब इन क्षेत्रों में रहने के लिए वहाँ के जीवों को उनके अनुकूल उनको बनाया गया है। ठीक, तभी तो रह सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में उनको रहने के लिए उनकी त्वचा को मोटी की गई है, तैरने के लिए क्षमता अच्छी हो। ठीक, और वातावरण में रहने के लिए वहाँ के जीवों के लिए कोई पेड़ पे रहता है, कोई जमीन पे रहता है, कोई फल खाने के लिए शाखाओं पर रहता है, फलों खाता है, कोई किसी की सूंघने की क्षमता ज़्यादा है, किसी की त्वचा मोटी है और शिकार पकड़ने में उनको आसानी है। ठीक, वो जो है कुछ जो है जल में रहते हैं, कुछ थल में रहते हैं। अगर सब थल में ही रहते हैं, जल में कोई रहता ही नहीं, तो जमीन पर जगह ही नहीं बचती, इसलिए कुछ जमीन पे, कुछ पेड़ पर, कुछ शाखाओं पर, कुछ समुद्र में ऐसे रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी? सो देखो यहाँ पे जंतु विविधता, यहाँ पे जंतु विविधता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, जंतु विविधता, पारिस्थितिक विविधता, पारिस्थितिक विविधता बहुत ज़्यादा। ठीक, जंतु विविधता, पारिस्थितिक विविधता। ठीक, यह है हमारे वर्षावन की विशेषता। ठीक, और वर्षावन हमारे कितने पाते हैं? 6%, विश्व के 6%। तो ये क्या क्या है हमारा? पृथ्वी मतलब वर्षावन ध्रुवीय क्षेत्र को हम अच्छे से समझ गए। तो क्या था हमारे चैप्टर का नाम? मौसम, जलवायु, जलवायु अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। ठीक,
तो इसमें 2 ही चैप्टर को हम देखें, क्योंकि पिछले मतलब कक्षा में हम मरुस्थल में जीव कैसे रहते हैं, जैसे ऊँट वहाँ पे रहता है। ऊँट क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ के पैर उनके लंबे लंबे होते हैं, वह उसका वाष्प उत्सर्जन कम करता है, वहाँ जो है उसके चलने मतलब बलुई क्षेत्र में चलने के लिए सहायक होता है, उनके पानी की कम आवश्यकता होती है। ठीक, वहाँ की पत्तियाँ जो हैं छोटी होती है ताकि वाष्प उत्सर्जन कम हो, जल का क्षति कम हो। तो हर चीज़ मतलब कोई भी जीव को रहने के लिए वहाँ के परिवेश के अनुसार उनको बनाया जाता है। ठीक, तो इस चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर, अब आगे हम कब देखेंगे चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या होता है? 8 क्या है? पवन, पवन और तूफान और चक्रवात। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या है? पवन, तूफान और चक्रवात। ठीक, इसको हम जल्दी अपलोड कर देंगे, ताकि अगर कोई भी चैप्टर देखना हो तो उसको शुरू से देखना, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ताकि सीरियल वाइज देखना। तो अगर तुम अच्छे से इसको पढ़ लोगे तो तुम्हारी एक समझ बहुत अच्छे से बन जाएगी। एक बार जब कोई चीज़ समझ लेंगे तो लिखना आसान रहेगा। जब हम समझेंगे नहीं तो लिखना आसान क्या है? अगर देखो, अगर वर्षा कोई भी पूछेगा, क्योंकि वहाँ तापमान अधिक है, वर्षा भी ज़्यादा होती, तो जब वहाँ पे ऑटोमेटिक ज़्यादा ही रहेंगे। जब मतलब कोई भी जगह उनके रहने के लायक बहुत अच्छी है, वर्षा भी है, पानी मिलता है उनको, और जो है सूर्य प्रकाश भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्या चाहिए उनको? और क्या चाहिए? न ज़्यादा ठंड रहेगी, न ज़्यादा गर्म रहेगा, तो वहाँ के जीवों को रहने के लिए वह बहुत उपयोगी होता है। वहाँ पादप भी अच्छे उगते हैं, तो वहाँ के जीवों के रहने के लिए उनके अनुकूल दशाएं। ध्रुवीय क्षेत्र में जंतु कम पाए जाते हैं, पर जो भी रहते हैं उनके मतलब वहाँ की जलवायु के अनुरूप रहते हैं। ठीक, तो किसी भी जंतु को रहने के लिए उनकी परिवेश उनकी सबसे बड़ी वहाँ के जीवों को रहने के लिए जो है उनका परिवेश उनके अनुरूप ही उनको बनाया जाता है, तो उसी के अनुरूप वह अनुकूल हो जाते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो आगे की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।